Hi guys, this is Abhishek Verma and you are watching Vidya's थालीवाले सर। सो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 1। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिसोर्सेज के डेफिनेशन की, रिसोर्सेज के टाइप्स की, साथ ही साथ हम बात करेंगे सॉइल रिसोर्स की, जिसमें हम सॉइल का डेफिनेशन, सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल प्रोफाइल और साथ ही साथ सॉइल के इंपॉर्टेंस की भी बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल जिसके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। सही जवाब देने वाले पर्सन का नाम हम अनाउंस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है टोटल 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 मार्क्स का इसमें से पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधन। हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग जो रिसोर्सेस का है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। रिसोर्स मीन्स क्या होता है? संसाधन। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होगी। अगर हमें एग्जाम में आया तो हम उसे कैसे लिखेंगे? ठीक, तो कोई भी चीज सरल भाषा में अगर आपको हम समझाएं तो कोई भी चीज, कोई भी एनीथिंग विच फुलफिल आवर ह्यूमन नीड्स, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करती है उसे हम क्या कह देते हैं? रिसोर्स, है ना। एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, उसे हम क्या कह देते हैं? रिसोर्स कह देते हैं। तो जो भी चीज क्या करेगी? विच सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स इज नोन एज रिसोर्स। ठीक, तो बहुत ही आसान भाषा में सरल डेफिनेशन है कि जो भी चीज ह्यूमन की जरूरत को पूरा करते हो उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। अगर कोई चीज ऐसी है जो हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर रही है, यानी हमारे काम नहीं आ रही, तो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। याद रखिएगा, रिसोर्सेज जो हैं उन्हीं को हम कह सकते हैं जो हमारे लिए क्या हो, बहुत ही यूजफुल हो, जिनका हम इस्तेमाल करते हो। तो ये तो हो गए रिसोर्स के डेफिनेशन की बात। अगर आप किसी भी चीज को ले लें, जैसे कि पेन की बात कर लें, बुक की बात कर लें, मोबाइल की बात कर लें, है ना, तो ये सारी चीजें जो हैं इनका हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे काम आते हैं। दे आर यूजफुल फॉर अस। और अगर ये हमारे काम आते हैं, हम इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी ये हमारी जरूरत को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। और हमारी जरूरत को पूरा करते हैं तो इन्हें हम क्या बोल देंगे? रिसोर्स बोल देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो ये हो गए रिसोर्सेज की डेफिनेशन। तो अब हम बात करेंगे रिसोर्सेज के टाइप्स की। तो रिसोर्सेज के जो टाइप्स है उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ उसके ओरिजिन के बेस पे, यानी उसके लाइफ के बेस पे, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, इस चीज पे देख रहे हैं, तो उसके अलग टाइप होंगे। अगर किसी रिसोर्स को आप ऐसे देख रहे हैं कि वो नेचुरली पाई जाती है नेचर में, या हम ह्यूमंस उसको बनाते हैं, जैसे हम बात करते हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक पेड़ पे नहीं उगता, प्लास्टिक नेचर से नहीं मिलता, हम उसे कहाँ बनाते हैं? लैब में बनाते हैं। तो उसको हम कौन सा नाम दे देंगे? ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक, जैसे हम बात करते हैं पेड़ की, पानी की, है ना, सॉइल की, तो ये ऐसे रिसोर्स हैं जिन्हें हम लैब में नहीं बना सकते। ठीक, तो ये रिसोर्सेस हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। तो इसे हम क्या बोल देते हैं? नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। ठीक, कुछ ऐसे रिसोर्स भी होते हैं जिनका हम ज्यादा इस्तेमाल करते तो वो रिसोर्स खत्म हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल बचाने की बात की जाती है। ठीक, कुछ रिसोर्स ऐसे भी होते हैं जिनका हम कितना भी इस्तेमाल कर लें कभी खत्म ही होने नहीं वाला है, जैसे एयर की बात कर लें हम, है ना, हम सी वाटर की, ओशियनिक वाटर की बात कर लें, हम कितना भी इस्तेमाल कर लें खत्म होने वाला नहीं है। तो इनको भी अलग अलग टाइप में, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल भागों में बांट दिया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं रिसोर्सेज के टाइप्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज के टाइप्स की। तो आपके सिलेबस में रिसोर्सेज को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन से 4 पार्ट में? पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, तीसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा और जो आखिरी है वो ऑन द बेसिस ऑफ यूज। तो चलिए हम चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। जो पहला टाइप है रिसोर्सेज का वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, यानी उस रिसोर्स का ऑनर, मालिक कौन है। देखिए, इसके बेस पर रिसोर्सेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: पर्सनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और वर्ल्ड रिसोर्स। पर्सनल मतलब कोई प्रॉपर्टी, कोई भी रिसोर्स जो आपका पर्सनल, किसी इंडिविजुअल पर्सन का है, प्राइवेट, जैसे कि आपके पास कोई मोबाइल है तो मोबाइल आपका पर्सनल है, कोई दूसरा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है और दूसरा उसके ऊपर कोई हक नहीं जमा सकता है ना, तो वो क्या होगा? आपका पर्सनल हो गया। आपका घर, आपका खेत, आपकी प्रॉपर्टी, आपके प्लॉट जो है पर्सनल कहलाएंगे। आपके व्हीकल जो पर्सनल रिसोर्स है ना, उसको सार्वजनिक नहीं है, उसको हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, पूरे गाँव भर के लिए नहीं है वो। ठीक, तो पर्सनल रिसोर्स किसे कहते हैं? जिसका इस्तेमाल प्राइवेट पर्सन या इंडिविजुअल पर्सन ही कर सकता है।
दूसरा है नेशनल रिसोर्स, नाम से समझ रहे हो, नेशनल मतलब पूरे देश का, राष्ट्र का, ऐसा रिसोर्स जिस रिसोर्स के ऊपर पूरे देश वालों का हक है, पूरे देश का रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल कोई रोड की हम बात करते हैं तो क्या रोड उस पर्टिकुलर गांव का है? नहीं, उससे सभी लोग आ जा सकते हैं, है ना, किसी मोहल्ले का नहीं, किसी गांव का नहीं, किसी शहर का नहीं, पूरे देश का है। या किसी रिवर की हम बात कर लें तो रिवर कई स्टेट से होके जाती है, तो हर स्टेट वाले क्या कर सकते हैं, उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पूरे नेशन का है वो रिसोर्स, ठीक, ये हो गया नेशनल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जिसका इस्तेमाल पर्सनल इंडिविजुअल करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जिसको पूरे नेशन के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे देश के लोगों का जिस नेशन रिसोर्स के ऊपर अधिकार होगा उसे हम बोलेंगे नेशनल रिसोर्स। तीसरा जो है वर्ल्ड रिसोर्स। वर्ल्ड रिसोर्स मतलब ऐसा रिसोर्स जिसपे पूरे दुनिया का अधिकार हो। जैसे कि हम बात कर लेंगे ओशियन या सी की, समुद्र की, तो ऐसा नहीं कि हमारे कंट्री के बाउंड्री के नीचे जो इंडियन ओशियन है हम जो जानते हैं, इंडियन ओशियन सिर्फ इंडिया का नहीं, उसके बाद में श्रीलंका भी है, तो श्रीलंका भी सी का इस्तेमाल करता है ना। तो जिस जिस कंट्री से वो बाउंड्री अटैच होती है सी की, वो कंट्री इस्तेमाल कर सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड रिसोर्स। एक और एग्जांपल आपको दें तो अमेजॉन फॉरेस्ट जो है, अमेजॉन के जो जंगल है, उससे ऑक्सीजन सिर्फ ब्राजील कंट्री को नहीं मिलता। अमेजॉन फॉरेस्ट जो ब्राजील कंट्री के पास में है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उससे ऑक्सीजन सिर्फ ब्राजील को मिल रहा है, उससे ऑक्सीजन पूरे वर्ल्ड को मिल रहा है ना, पूरे वर्ल्ड के एयर उसी से मिल रही है। इसका मतलब वो किसका रिसोर्स है, पूरे वर्ल्ड का, उस पर किसका अधिकार है, पूरे वर्ल्ड के लोगों का अधिकार है, तो दैट इट इज सेड टू बी वर्ल्ड रिसोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेज के तीन टाइप हो गए, पर्सनल रिसोर्स जिसको सिर्फ प्राइवेट या इंडिविजुअल पर्सन इस्तेमाल कर सकता है, नेशनल रिसोर्स जिसको पूरे नेशन के लोग, पूरे देश के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरा वर्ल्ड रिसोर्स जिसको पूरे दुनिया के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज का ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। तो हमारा अगला जो रिसोर्सेज का टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी के हिसाब से रिसोर्सेज के टोटल 4 सब टाइप्स बने हुए हैं। रिन्यूएबल, रिन्यूएबल आप नाम से समझ सकते हैं, पहला जो टाइप है इसका क्या है, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल फिर से नया बनने वाला, ठीक। तो ऐसा रिसोर्स जिसको इस्तेमाल करने को फिर से नया बन जाए, फिर से नया बनने की काबिलियत रखता है, उसे हम क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। जैसे कि हम बात करें अगर सॉइल की, तो सॉइल क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स की तरह है। आप सॉइल में फसल उगाइए, उसमें अगले साल फिर से मैन्यूर या खाद फर्टिलाइजर डाल दीजिए, वो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से फसल उसमें उग सकती है, तो क्या हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल, तो जस्ट रिन्यूएबल का उल्टा क्या कहलाएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाएगा। तो ऐसा रिसोर्स जो फिर से नया नहीं बन सकता उसे हम क्या कह देंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी जैसे पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर अर्थ पे बहुत कम है, अगर हम उसको एक बार खत्म कर देंगे पूरी तरह से, फिर से बन पाएगा क्या, नहीं। पेट्रोल डीजल की हम बात करें तो पेट्रोल डीजल अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर से बन पाएंगे क्या, नहीं, वो भी खत्म हो जाएंगे। बनेंगे लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स रहेगा उससे ना, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स, और हम तो तब तक जिंदा नहीं रह सकते, तो हम उसे भी क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि वो खत्म हो जाता है। तीसरा जो है वो है रिसाइक्लेबल, रिसाइक्लेबल फिर से इस्तेमाल करने के लायक। अब सिंपल भाषा में आप समझिए, जो प्लास्टिक होता है या दूसरे मेटल्स होते हैं उसको पिघला के फिर से नया चीज बना लिया जाता है। प्लास्टिक की पॉलिथीन आपको देखा हो, कचरा बीनने वाले जमा करते हैं उसको, फिर उसको पिघला के प्लास्टिक का पेन, प्लास्टिक की बाल्टी वगैरह बनाई जाती है, या चेयर वगैरह बनाया जाता है, तो ये क्या हो गया है, रिसाइक्लेबल कहलाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं चौथा जो है इनएग्जॉस्टिबल। चौथा जो है इनएग्जॉस्टिबल टाइप हमारा। ये इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है, इनएग्जॉस्ट, इस एग्जॉस्ट वर्ड का मतलब समझ लीजिए कभी ना खत्म होने वाला। तो ऐसा रिसोर्स जिसका आप लगातार इस्तेमाल करते रहिए 24 घंटे, जो कभी खत्म नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोलेंगे। अगर आसान एग्जांपल आपको दे कि सोलर एनर्जी, कितना भी आप धूप लेते रहे, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहे, अगले दिन फिर सन उगेगा और हमें एनर्जी मिलती रहेगी, तो क्या है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। और हम बात करेंगे आप फैन की, आप 24 घंटा फैन घुमाइए, 1 महीना घुमाइए, साल भर फैन को कंटिन्यू चलने दीजिए, क्या कभी हवा खत्म होने वाली है, जी बिल्कुल नहीं, हवा बिल्कुल उसी स्पीड से उतने ही अमाउंट में हमें मिलती रहेगी। तो ये क्या हो गया, हमारा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स हो गया। तो फिर से क्लियर कर लेते हैं, ऐसा रिसोर्स जो फिर से बन जाता है, जिसको फिर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रिन्यूएबल। ऐसा रिसोर्स जिसको हम फिर से डबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हो गया नॉन रिन्यूएबल। ऐसा रिसोर्स जिसको हम खराब करके फिर से इस्तेमाल करने लायक बना सकते हैं, मॉडिफाई करके, उससे बोलेंगे हम रिसाइक्लेबल। और ऐसा रिसोर्स जिसको आप कितना भी इस्तेमाल कर लो कभी खत्म नहीं होता, उसे कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। तो ये हो गए रिसोर्सेज के 4 सब टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। अब हम बात करेंगे रिसोर्स के तीसरे टाइप की, जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे रिसोर्सेज के 4 सब टाइप्स बने हुए हैं। कौन से 4 सब टाइप्स, इजिली अवेलेबल रिसोर्स, कॉमनली अवेलेबल रिसोर्स, रेयरली अवेलेबल रिसोर्स और सिंगल अवेलेबल रिसोर्स।
तो इजिली अवेलेबल रिसोर्स का मतलब क्या, ऐसा रिसोर्स जो बहुत ही आसानी से मिल जाए और हर जगह पाया जाए। द रिसोर्स विच इज अवेलेबल एवरीवेयर इज नोन एज इजिली अवेलेबल रिसोर्स। जैसे हम बात कर लें सॉइल की, तो आप और के किसी भी कोने में चले जाइए, लैंड पे हैं तो आपको सॉइल मिलेगी ही मिलेगी। या फिर एयर का एग्जांपल लेते हैं, आप और के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एयर जरूर मिलेगी। तो ये क्या कहलाएगा, इजिली अवेलेबल रिसोर्स। ठीक, दूसरा जो इसमें है वो है कॉमन अवेलेबल रिसोर्स है, कॉमनली अवेलेबल रिसोर्स। तो ये जो कॉमनली अवेलेबल रिसोर्स है, इसका मतलब ये लगभग सभी जगहों पाया जाता है, यानी हर जगह पे तो नहीं मिलेगा लेकिन मैक्सिमम जगहों पर मिलेगा, कुछ कुछ जगह छोड़ दी जाए तो नहीं मिलेगा। जैसे कि हम बात कर लें डेजर्ट की, या फिर हम बात कर लें स्टोन्स की, हम बात कर लें वाटर की, सभी जगह तो वाटर अवेलेबल नहीं होता है, बट कुछ दूर चलने के बाद या जमीन के नीचे खोलने के बाद हमें क्या वाटर मिल ही जाता है। तो ऐसा रिसोर्स जो सभी जगह मिल जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इजिली अवेलेबल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जो मैक्सिमम जगहों पर मिलेगा उसको बोलेंगे कॉमनली अवेलेबल रिसोर्स। देखिए, सभी जगह मिलना और मैक्सिमम जगह मिलने में फर्क है। इजिली मतलब कहीं भी चले जाइए रिसोर्स मिलेगा, कॉमन मतलब ऐसा रिसोर्स जो मैक्सिमम जगह मिलेगा, बस कुछ ही ऐसी जगह होंगी जहां पे वो रिसोर्स नहीं मिलता होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कॉमनली अवेलेबल रिसोर्स बोलते हैं। उसके बाद तीसरा जो है रेयरली अवेलेबल। रेयरली अवेलेबल का मतलब आप बिल्कुल आसानी से समझो, रेयर यानी बहुत मुश्किल से, ऐसा रिसोर्स जो सभी जगह नहीं मिलता, जिसका मिलना बहुत ही रेयर हो, बहुत ही मुश्किल हो, बहुत कम ही जगहों पर मिलता हो। जैसे कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पर क्या होता है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का आयरन मिलता है, जैसे इंडिया हो गया, जापान हो गया, यहाँ बेस्ट क्वालिटी का आयरन और हेमेटाइट मिलता है, तो ये बहुत फेमस है। ठीक, और हम बात करें उसके बाद जो अगला टाइप है वो सिंगल अवेलेबल रिसोर्स, मतलब ऐसा रिसोर्स जो दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पाया जाएगा। जैसे ताजमहल एक बिल्डिंग है, रिसोर्स है, पूरी दुनिया में कहीं और ताजमहल है क्या, दूसरी बिल्डिंग कहीं नहीं है ना, सिर्फ एक ही है इंडिया में, तो क्या हो गया, सिंगल अवेलेबल रिसोर्स हो जाएगा। ठीक, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे चार टाइप से रिसोर्सेज के, ठीक, इजीली, कॉमन, रेयरली, सिंगल। ऐसा रिसोर्स जो पूरी दुनिया में बहुत आसानी से मिलता हो उसे बोलेंगे हम इजीली अवेलेबल, यानी सभी जगह मिलता हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, इजीली अवेलेबल। इसका एक और नाम है, इसको यूबिक्यूटस रिसोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूबिक्यूटस रिसोर्स। उसके बाद कॉमन अवेलेबल रिसोर्स। कॉमन अवेलेबल मतलब ये सभी जगह तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ मैक्सिमम जगहों पर मिलेगा, इसको लोकलाइज्ड रिसोर्स भी बोलते हैं। इजीली को यूबिक्यूटस, कॉमन को लोकलाइज्ड बोलते हैं। उसके बाद रेयरली। रेयरली का मतलब कुछ ही जगह, बहुत मुश्किल से कुछ कुछ जगहों पर ये रिसोर्स मिलेगा, तो इसको बोलते हैं रेयरली अवेलेबल रिसोर्स। उसके बाद है सिंगल अवेलेबल रिसोर्स, मतलब ऐसा रिसोर्स जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, सिंगल अवेलेबल रिसोर्स। तो ये हो गया रिसोर्सेज का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ यूज। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज रिसोर्सेज के चार टाइप हैं, एक है अनयूज्ड, दूसरा अनयूजेबल, तीसरा पोटेंशियल, चौथा लेटेंट रिसोर्स। ठीक, तो चलिए पहले रिसोर्स की बात करते हैं हम, अनयूज्ड रिसोर्स की। अनयूज्ड मतलब ऐसा रिसोर्स जो रिसोर्स है हम जानते हैं कि इस्तेमाल करने लायक है, हमारा फायदा पहुंचाएगा, वो रिसोर्स हमारी जरूरत को पूरी करेगा, लेकिन फिर भी अभी तक उसका यूज हम नहीं किए, बचा कर रखे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा है, कुछ मनी है ना, आपके पास 10,000 रुपीज है, लेकिन आपने उसको बैंक में जमा करके रखा है, आप जानते हैं उसका इस्तेमाल होगा और रिसोर्स है, लेकिन आपने अभी तक उस पैसे को खर्च नहीं किया है ना। इसका ये मतलब तो नहीं वो पैसे बेकार है ना, काम के तो हैं, यानी रिसोर्स है लेकिन अभी तक आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या कहलाएगा, अनयूज्ड रिसोर्स। ठीक, दूसरा है अनयूजेबल। अनयूजेबल का मतलब एबल मतलब लायक, अन मतलब नहीं, यानी इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं है, यूज करने के लायक ही नहीं है। ऐसा चीज जो रिसोर्स तो है लेकिन इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास फूड है, खाना, लेकिन वो खाना खराब हो चुका है, सड़ चुका है, तो क्या वो इस्तेमाल करने के लायक है आपके, जी नहीं, तो आप उसको क्या करेंगे, फेंक देंगे, तो हमारे लिए क्या हो गया, अनयूजेबल हो गया। या फिर कुछ ऐसा चीज जो हमारे पास अवेलेबल तो है पर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई गन है, वेपन है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी को मारना चाहते हैं ना, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, अनयूजेबल। तो ध्यान में रखिए कि अनयूज का मतलब वो कि जो आपके पास रिसोर्स है, आप रिसोर्स कर भी सकते जब चाहे, लेकिन वो अभी तक यूज नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनयूज्ड रिसोर्स। फिर अनयूजेबल। अनयूजेबल रिसोर्स का मतलब क्या, ऐसा रिसोर्स जो इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल कर पाए, हम उसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ठीक, तीसरा जो है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब होता है वो रिसोर्स, पोटेंशियल वर्ड का मतलब आप जानते होंगे, पोटेंशियल एनर्जी आपने सुना होगा है ना, पोटेंशियल मतलब रुका हुआ, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, रुका हुआ। तो ऐसा रिसोर्स जो क्या है, अभी रुका हुआ है, स्टोर करके रखा है, जिसको हम आज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। सिंपल सा एग्जांपल, आपका नॉलेज जो आप आज पढ़ रहे हो या अभी के अभी इस्तेमाल करोगे क्या इस चीज को, नहीं, आप कब इस्तेमाल करोगे, एग्जाम में।
तो ऐसा चीज जो रिसोर्स है लेकिन आप आज इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, फ्यूचर में इस्तेमाल करोगे, उसे कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। इसके बाद हम बात करते हैं अपने चौथे लैटेंट रिसोर्स की। तो लैटेंट रिसोर्स क्या होता है? वो रिसोर्स जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, हम ये जानते हैं कि वो रिसोर्स है लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ करना है हम ये नहीं जानते, तो उसे हम कहेंगे लैटेंट रिसोर्स। फॉर एग्जांपल हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उसका इस्तेमाल क्या बनाने में करना है, किस चीज में इस्तेमाल करना है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिसका हम इस्तेमाल कर पाए, तो उसे कहते हैं लैटेंट रिसोर्स। या सिंपल भाषा में कहा जाए कि वो रिसोर्स, द टाइप ऑफ रिसोर्स हुज प्रॉपर्टी एंड यूजेस आर नॉट नोन, यानी जिसके प्रॉपर्टी और यूज के बारे में हमें पता नहीं होगा, उस तरह के रिसोर्स को कहते हैं लैटेंट रिसोर्स। तो ये हो गए हमारे रिसोर्सेज के टाइप्स। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे अपना मेंस और इंपॉर्टेंट रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स। तो अब हम बात करेंगे सॉइल एज ए रिसोर्स की। तो हमारा जो पहला नेचुरल रिसोर्स जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉइल। तो चलिए हम बात करते हैं सॉइल क्या है। सॉइल को हिंदी में मिट्टी भी कहते हैं, मृदा भी कहते हैं। मृदा आपने नाम सुना होगा, मृदा या फिर मिट्टी कहते हैं सॉइल को, ठीक है। तो सॉइल की डेफिनेशन कैसे दी जाएगी, किसको बोलेंगे सॉइल, है ना। तो सॉइल का टेक्सचर कैसा होता है, दिखता कैसा, क्या होता है सॉइल में, आप देखोगे नरम नरम मिट्टी ऐसा, उसमें छोटे छोटे कंकड़ के पार्टिकल्स भी होते हैं। तो मिट्टी बनती कैसे, तो चलिए हम आपको सिंपल एग्जांपल और सही डेफिनेशन से बताते हैं। बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो सॉइल क्या है, तो अपर मोस्ट लेयर अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ में कहाँ मिलती है सॉइल, अपर में ही मिलती है। जैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर आपने पढ़ा होगा 3 लेयर है, तो कहाँ मिलती है, क्रस्ट में। तो द अपर मोस्ट लेयर फाउंड ऑन अर्थ सरफेस, अपर मोस्ट लेयर फाउंड ऑन कहाँ मिलती है ये, ऑन अर्थ सरफेस, फाउंड ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो अपर मोस्ट लेयर मिलती है उसे ही क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। लेकिन ये बनी कैसे, ये भी हमें जोड़ना पड़ेगा ना। द अपर मोस्ट लेयर फाउंड ऑन अर्थ सरफेस which is made up of parent rock यानी चट्टानों से, parent rocks and vegetation, vegetation मतलब वनस्पति यानी बायोटिक चीजों से, है ना। चलिए हम इसको बारे में आप डिटेल में स्टडी कर लेंगे, आपको कि ये पेरेंट रॉक क्या है, वेजिटेशन क्या है, हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन आप डेफिनेशन ध्यान रखिए, आपको कैसे एग्जाम में लिखना होता है कि द अपर मोस्ट लेयर फाउंड ऑन अर्थ सरफेस विच इज मेड अप ऑफ पेरेंट रॉक्स एंड नेचुरल वेजिटेशन या फिर वेजिटेशन इज नोन एज सॉइल। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है याद रखना। सॉइल के डेफिनेशन को पूछा जाता है अक्सर बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिए। द अपर मोस्ट लेयर फाउंड ऑन अर्थ सरफेस विच इज मेड अप ऑफ, किससे बना है, पेरेंट रॉक्स एंड वेजिटेशन इज नोन एज सॉइल। तो ये हो गई सॉइल की डेफिनेशन, क्लियर है। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सो नाउ वी हैव टू स्टडी how the formation of soil is done. So the process through which formation of soil occurs is known as weathering. By which process soil formation is done? That it is weathering. जी हाँ, तो जिस प्रोसेस से सॉइल फॉर्म होती है उसे कहते हैं क्या, वेदरिंग कहते हैं। तो वेदरिंग क्या है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। वेदरिंग वर्ड जो है इस वेदर वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिस वेदर का मतलब क्या जानते हैं, मौसम होता है। क्या होता है, मौसम, है ना। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा अक्सर कि अब कोई पत्थर बाहर धूप में होता है, पहाड़ पे, चट्टान पे, आपने देखा होगा कि जब उसके ऊपर धूप पड़ती है, पानी गिरता है उसके ऊपर, बरसात का मौसम, ठंडी लगती है उस पे, है ना, तो देखेंगे आप उस पत्थर की लेयर बाय लेयर गिरती है, उस पत्थर से छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स टूटने लगते हैं और नीचे उस पे चूरा छोटा छोटा पार्टिकल जमा होता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग और इसी से फॉर्म होती है क्या, सॉइल फॉर्म होती है। अक्सर आपने मुरुम वाली मिट्टी देखी है, पहाड़ वाली जो होती है बिल्कुल, उसमें देखिए कई पत्थर से लेयर बाय लेयर छिलके जैसा निकलने लगते हैं। तो यही वेदरिंग है, इसी प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है क्या, सॉइल फॉर्म होती है। और भी कुछ फैक्टर्स है, वेदरिंग के अलावा और भी कुछ फैक्टर है जिनसे सॉइल फॉर्म होती है। जैसे हम आपको बताते हैं कि जब नदी बहती है तो अपने आसपास के चट्टानों से जो भी रहेगा मिट्टी होती है या चट्टान में पत्थर में से टाइनी पार्टिकल्स को बहा कर ले जाती है और प्लेन लैंड पे जमा कर देती है। तो इससे क्या फॉर्म होता है, सॉइल फॉर्म होती है। अगर सिंपल एग्जांपल दे, आपने देखा कई किसी जगह पर आपके आंगन में या पहाड़ी के आसपास कई जगह जहां से बरसात का पानी से नाली के रूप में बहता आ रहा होगा, वहां आप देखेंगे कि नाली और गहरी होती जा रही है, वो जो जगह है नहर की तरह एकदम से चौड़ा होते जा रहा है ना। तो क्यों होता है कि पानी के साथ उस एरिया में मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे पार्टिकल्स बहने लगते हैं और कहीं और जाके जमा होते हैं। तो इस तरह से सॉइल का डिपोजिशन, सॉइल जमा होता है। तो यही सॉइल का फॉर्मेशन का प्रोसेस है। तो थ्रू दिस प्रोसेस सॉइल इज फॉर्म। और इसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व है, कौन सा फैक्टर, अक्सर आपने देखा होगा कि जब लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, मर जाता है, तो वो सड़ने लगता है,
है ना, इट स्टार्ट्स डिकेइंग, है ना, डिके होता है फिर डिकम्पोज होता है ना, तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होता है, पहले वो तो सड़ेगा तो स्मेल आती है गंदी सी, उसमें कीड़े लगते हैं, है ना, उसको डिकम्पोज करते खा के उसको फिर धीरे धीरे सॉइल में ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी को नेचुरल वेजिटेशन बोला गया। जो हमने सॉइल का पढ़ा था कि सॉइल किससे बना है, पेरेंट रॉक और वेजिटेशन से, तो वही नेचुरल वेजिटेशन, जी हाँ, जिसे ऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन को इसमें एक और भाषा में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सॉइल किस प्रोसेस से फॉर्म होती है, तो वेदरिंग से। मान लीजिए कोई पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर धूप पड़ेगी, है ना, इस पत्थर के ऊपर जैसे कि हीट जाएगी, इसके ऊपर कोल्ड, इसके ऊपर वाटर, यानी डिफरेंट डिफरेंट जब मौसम के मार इसके ऊपर पड़ेगी तो इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे टूट के गिर जाएंगे, इन्हीं टाइम पार्टिकल्स को हम क्या बोल देंगे, सॉइल बोल देंगे। तो और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, वेदरिंग बोल देते हैं। ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, सॉइल फॉर्म होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, यानी सॉइल का हम ह्यूमन लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो सबसे पहले आप ये बात तो सभी को क्लियर होगी, इस बात में किसी को डाउट नहीं होगा कि सॉइल एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सभी जानते हैं कि सॉइल क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन ह्यूमन लाइफ। ये पहला पॉइंट क्लियर है, सभी को इस बात पे क्लियर है कि जो सॉइल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हम ह्यूमन के लिए। दूसरी बात, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे हम ह्यूमन्स या दूसरे एनिमल्स हों, वो सभी अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सॉइल से, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम भी सॉइल को ही नहीं खाते डायरेक्ट, हम क्या करते हैं, सॉइल में क्रॉप उगाते हैं फिर खाते हैं, तो हमारे लिए इनडायरेक्ट हो गया। प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल में ही उगते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, अपना फूड कहाँ से ले रहे हैं, सॉइल से ही। सनलाइट रहेगा, सॉइल से वाटर जाएगा, मिनरल जाएंगे, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। यानी कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम सॉइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये बात भी क्लियर है। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, तो वी ग्रो क्रॉप्स इन सॉइल एंड सेट अप इंडस्ट्रीज। हमारे डेली एक्टिविटीज जो है, सिर्फ क्रॉप्स उगाना, फसल उगाना ही नहीं, जो हमारे लिए फूड का काम करते हैं, सिर्फ वही नहीं, हम अपने इंडस्ट्रीज लगाते हैं, उन फैक्ट्रीज में हम जो भी चीजें करते हैं, जैसे क्लॉथिंग वगैरह, जो भी फूड प्रोडक्शन या जो भी मटेरियल डेली लाइफ की एक्टिविटीज भी सब इसी पे डिपेंड है। और एक बात कि हम जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोड बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, इन सब का बेस भी कहाँ होता है, सॉइल पे होता है। हवा में तो नहीं लटका रहता, बेस कहाँ देना है, सॉइल पर ही देना है। तो सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड बेस फॉर कंस्ट्रक्शनल वर्क। ये भी हम बोल सकते हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए फैक्ट्रीज का, बिल्डिंग्स का, हाउसेस का, ब्रिजेस का, है ना, रोड्स का, डैम्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो बेस प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, सॉइल या लैंड ही प्रोवाइड करेगा। और अगली बात कि सॉइल जो है वो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को शेल्टर प्रोवाइड करता है, यानी होम, वो रहने की जगह देता है। आप देखिए बहुत सारे एनिमल छोटे छोटे, चूहा बिल बना के रहता है, सांप उसके बिल में रहता है ना, अर्थवॉर्म है, बहुत से ऐसे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे जो क्या है, सॉइल उनके लिए क्या करता है, होम का काम करता है। प्लांट्स भी कहाँ उगते हैं, सॉइल में ही उगते हैं। तो सॉइल जो है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, होम प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिए। उसके बाद इससे हमें पता चला कि जितने भी और भी सारी चीजें हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका रिलेशन कहीं ना कहीं सॉइल से तो है ही। आखिरी पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है, यानी प्राकृतिक पेड़ पौधे जो है, वनस्पति जो भी हैं, प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब, शॉप, ये सब के सब कहाँ ग्रो होते हैं, सॉइल में ही ग्रो होते हैं। उन्हीं नेचुरल वेजिटेशन से तो हम फूड लेते हैं, उन्हीं मेडिसिनल हर्ब शॉप से तो हम हैं। अगर देखिए हम ऑक्सीजन की हम बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, नेचुरल वेजिटेशन से। और नेचुरल वेजिटेशन कहाँ उगती है, सॉइल में। यानी सॉइल नहीं तो नेचुरल वेजिटेशन नहीं, नेचुरल वेजिटेशन नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं इस अर्थ पे। यानी कि सॉइल क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन ह्यूमन लाइफ एज वेल एज फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। तो अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक। तो अब हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। तो क्या होता है सॉइल प्रोफाइल, चलिए हम देखते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल जो है वो एक वर्टिकल सेक्शन है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको समझता होगा, इस तरह से हॉरिजॉन्टल और इस तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। यानी स्टैंडिंग पोजीशन को क्या कहते हैं, वर्टिकल, और जो स्लीपिंग पोजीशन जैसे होती है उसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो एक वर्टिकल सेक्शन, इस तरह से वर्टिकल स्टैंडिंग पोजीशन वाला वर्टिकल सेक्शन ऑफ अर्थ व्हेन वी गो डीपर इनटू द अर्थ, है ना। एक वर्टिकल सेक्शन ऑफ अर्थ विच इज फाउंड इन डिफरेंट लेयर्स व्हेन वी गो डीपर इनटू द अर्थ। क्या होता है जब हम अर्थ के एक वर्टिकल सेक्शन लेते हैं, वर्टिकल सेक्शन कैसा, ऐसा खड़ा, तो ये वर्टिकल सेक्शन जो डिफरेंट सॉइल की लेयर से कंपोज्ड होगा, और ये हमें कब दिखाई देगा, जब हम अर्थ के डीपर में जाएंगे, तब इसे हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ अर्थ हैविंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल
which is found when we go deeper into the earth is known as soil profile। आपको छोटा सा एग्जांपल अगर आपको हम दे तो आपने देखा होगा जहां पर कुआं खोदा जाता है, तो जब कुआं खोदा जाता है ऐसे गोल और वर्टिकल खोदते हैं जमीन के नीचे, ऐसा आड़ा टेढ़ा या हॉरिजॉन्टल तो नहीं खोदते, ऐसा डीपर। तो हम देखते हैं जब कुआं खोदते हैं अपर लेयर में अलग मिट्टी रहती है, फिर नीचे थोड़ी सी और अलग आती है। तो ये डिफरेंट लेयर जो मिलती है सॉइल की वर्टिकल सेक्शन में अर्थ में, उसी को क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसका अगर आपको एक और एग्जांपल दे तो आपने कभी केक देखा है ना, केक खाया होगा तो आप देखते हैं क्रीम होता है, फिर बटर और उसमें ब्रेड होगा होता है, तो डिफरेंट लेयर नजर आती है हमें केक पीस जब हम कट करते हैं, तो ऐसा वर्टिकल सेक्शन बिल्कुल वैसे एग्जैक्टली क्या है, सॉइल प्रोफाइल होता है। अब ये सॉइल प्रोफाइल क्या है, ये डिफरेंट लेयर से कंपोज्ड होती है ना, इसमें डिफरेंट 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली जो लेयर होती है वो है टॉप सॉइल, ऊपर की जो लेयर है उसे क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं। अब टॉप सॉइल में ही प्रेजेंट होता है क्या, ह्यूमस। क्या प्रेजेंट होता है टॉप सॉइल में, ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ये ह्यूमस क्या है, तो ऑर्गेनिक मैटर है, ये एक फर्टिलाइजर की तरह है। आपको बता देते हैं कोई भी लिविंग थिंग, पेड़ के पत्ते हो या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है, डेड हो जाता है, पेड़ के पत्ते जब झड़ जाते हैं तो वो डिकम्पोज होता है, सड़ता है। सड़ने के बाद वो क्या बनाता है, ऑर्गेनिक मैटर बनाता है। क्या बनाता है वो, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, यही ऑर्गेनिक मैटर बाद में कन्वर्ट हो जाता है काय में, ह्यूमस। और ह्यूमस खुद ही क्या है, एक फर्टिलाइजर की तरह है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, यानी मिट्टी की उपजाऊ उर्वरता जो है वो बढ़ाता है। तो देखिए अपर लेयर में क्या फाउंड होता है, सॉइल, ह्यूमस। तो अपर लेयर में क्यों मिलता है, सबसे पहली बात, कोई भी जानवर जब मरेगा या फिर अपने पत्ते झड़ाएंगे तो क्या जमीन के नीचे पहुंच जाएगा क्या, वो पत्ते ऊपर ही सड़ेंगे, ऊपर ही डिकम्पोज होंगे, एनिमल भी, तो फर्टिलाइजर या ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर भी कहाँ बनेगा, अपर लेयर में ही बनेगा। यानी सीधा सा जवाब ये है कि ह्यूमस का फॉर्मेशन अपर लेयर में इसलिए होता है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, वो जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, वो डिकम्पोज होने के बाद अपर लेयर में ही ऑर्गेनिक मैटर बनते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर बनने के बाद वही ह्यूमस बन जाता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है टॉप सॉइल, उसी सॉइल में क्या मिलती है, ह्यूमस पाया जाता है। दूसरा जो है सब सॉइल, तीसरा जो है वेदर पैरेंट रॉक, और चौथा जो है पैरेंट रॉक। डिफरेंट लेयर जो है सॉइल की, इन्हें क्या कहा जाता है, सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। हर लेयर के सॉइल की अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, यानी किसी सॉइल में आपको ज्यादातर आपको सैंड देखने मिलेगा, किसी सॉइल में आपको बहुत ज्यादा, किसी एक लेयर में आपको ज्यादातर रॉक्स के पीसेस देखने मिलेंगे, कहीं पे आपको वाटर ज्यादा देखने मिलेगा, कहीं पर सिर्फ सॉइल का टेक्सचर ही देखने मिलेगा। तो अपर पार्ट में ही सारे प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि अपर में ही उन्हें ह्यूमस मिलेगा और अपर में ही सारे मिनरल्स चाहिए, तभी तो प्लांट ग्रो अप करेगा। तो ये हो गया सॉइल प्रोफाइल। एक बार फिर से हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सॉइल प्रोफाइल क्या है, ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ अर्थ having different layers of soil which is found when we go deeper into the earth is known as soil profile। ठीक, ये वर्टिकल सेक्शन है अर्थ का, जिसमें डिफरेंट लेयर्स होती है सॉइल की, जो हमें कब दिखाई देता है, जब अर्थ के डीपर जाते हैं, तो इसे ही कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। और सॉइल प्रोफाइल के अपर लेयर में, टॉप सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमस प्रेजेंट होता है। और ह्यूमस क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कैसे बनता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, जो क्या काम करता है, फर्टिलाइजर का, यानी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करता है। तो ये हो गया हमारा सॉइल प्रोफाइल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा रिसोर्स की डेफिनेशन, हमने पढ़े रिसोर्सेज के टाइप्स, और उन टाइप्स के भी सब टाइप्स पढ़े विद एग्जांपल। उसके बाद हमने पढ़ा सॉइल एज ए रिसोर्स, फिर हमने पढ़ा सॉइल का डेफिनेशन, सॉइल का फॉर्मेशन, और तो और हमने सॉइल प्रोफाइल भी पढ़ा। तो इतना सब पढ़ने के बाद आज हमें जो नॉलेज गेन हुआ उसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। तो चलिए जाने से पहले आपके लिए आज का सवाल, हमने रिसोर्सेज का टाइप पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा लैटेंट रिसोर्स, है ना, लैटेंट रिसोर्स। तो आज का आपका सवाल ये है, व्हाट इज मीन बाय लैटेंट रिसोर्स, लैटेंट रिसोर्स क्या होता है। तो सही जवाब कमेंट कर दीजिए, कमेंट में सही जवाब, जो विनर्स होंगे इनका जवाब सही होगा उसका नाम हम अपने अगले वीडियो में अनाउंस करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।